नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो हम एनवायरनमेंट का और साइंस का जीएस वर्ल्ड का टेस्ट लगा ले रहे थे। नेक्स्ट टेस्ट है 8 नंबर, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, सोपस्टोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह एक अवसादी चट्टान है, मतलब सेडिमेंट्री है। सोपस्टोन उत्तराखंड में इसका खनन होता है। और दोनों स्टेटमेंट में से पहला वाला गलत है, क्योंकि इस मेटामॉर्फिक है, रॉक है, और इसका उत्तराखंड में खनन होता है। एक्चुअली ये थोड़ा सा रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ऑन करना मैं भूल गई थी। दक्षिणी कैलिफोर्निया वर्तमान में गंभीर जंगली आग संकट का सामना कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन इस संकट के लिए उत्तरदायित्व है? साउथ कैलिफोर्निया में जो भी वाइल्ड जो फायर क्राइसिस हो रही हैं, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ सांता आना, जो कि कैलिफोर्निया में फ्लो करती है, सांता आना, वही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक्सट्रीमली ड्राई विंड है ये, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई है विंड है, ठीक है, बस याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मियावाकी तकनीक जो होती है, निम्नलिखित में से संदर्भ में कथनों पर विचार करिएगा। इस कार्यविधि में पेड़ स्वयं अपना विकास करते हैं। मियावाकी मेथड में इस तकनीकी में काफ़ी कम स्थान में अधिक पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में पौधों को सूर्य के प्रकाश से के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, इसमें तीनों के तीनों जो कथन हैं वो इस कार्यविधि में ट्रीज ग्रो करते हैं, ग्रो कराए जाते हैं। मियावाकी मेथड जो जापानी मेथड है, जिसमें जो हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, कि हीट ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब सब सीमेंट के बने रहते हैं, तो उसमें पौधे लगा के उसको हीट की कम करनी होती है। तो सभी तीनों होंगे, तीनों आंसर सही हैं, मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। निम्नलिखित जीवों पर विचार करिएगा। चमगादड़, इथोपियाई भेड़िया, भालू, इसमें से कौन से जीव जो हैं जो पॉलिनेशन को ऑर्गेनिज्म जो है हेल्प कराते हैं? पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस में तीनों के तीनों कराएंगे, क्योंकि ये जाके देखने नहीं जा रहा है कि कौन पॉलिनेशन करा रहा है कि नहीं करा रहा है। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि एक एक जो पार्टिकल होते हैं हर जगह से इधर उधर कराने पड़ते हैं, ठीक है। फ्लावर्स की पॉलिनेशन जो होती है, ट्रांसफ़र करना। वैसे मान लो फ्लावर है और इसका पोलिन ग्रेन यहाँ से लेके कोई चिड़िया लेग गई, कहीं और लेग गई, या चमगादड़ लेग गया, भालू लेग गया, तो कहीं और जाके गिरा देगा, तो गिराने से होता है वहाँ पे पौधे उड़ जाए, उसी प्रकार का उगेगा। तो यही सब होता है पॉलिनेशन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या कथन बोल रहा है? यह द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। वर्ष 2021 की तुलना में वनावरण में कमी आई है। वन एवं वृक्षावरण में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वृद्धि उड़ीसा में हुई है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो तीसरा मतलब पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है कि द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है, हर 2 साल पे आती है, ये बात बिल्कुल सही है। और 2021 की तुलना में वनावरण में कमी आई है, तो सेकंड वाला नहीं, वनावरण में कमी आई है, ये गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ये एनवायरनमेंट रिपोर्ट जो निकाली, 18th रिपोर्ट निकाली थी और पब्लिश की गई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कवर जो हुआ है वो इंक्रीज़ हुआ है, तो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है, तो सेकंड वाला गलत ही हो जाएगा। मैक्सिमम इंक्रीज़ हुए हैं, मतलब मैक्सिमम जो फॉरेस्ट और एरिया इंक्रीज़ हुए हैं वो छत्तीसगढ़ में हुए हैं, देन फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो ये होता है मैक्सिमम इंक्रीज जो हुआ है फॉरेस्ट कवर में, फॉरेस्ट ट्री एंड कवर और फॉरेस्ट कवर में मिजोरम हुए हैं, तो थर्ड वाला गलत हो जाएगा। उड़ीसा लास्ट में आया है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ केवल 1 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 फिर से वही पूछ रहा है, किस राज्य में मैंग्रोव आवरण में कमी आई है? तो मैंग्रोव आवरण में गुजरात में कमी आई है, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे कमी आई है क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर रीजन होते हैं, तो उसकी वजह से कमी आई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन तब हब परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये करा गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा आगे रहता है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बायोडायवर्सिटी क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह जैव विविधता के लिए सकारात्मक परिणामों को एक मंच देने के लिए शुरू किया गया एक सम्मान या पुरस्कार है, सम्मान है या पुरस्कार है, बायोडायवर्सिटी क्रेडिट, ठीक है। इसकी शुरुआत विश्व आर्थिक मंच द्वारा की गई थी, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ही किया गया था। तो स्टेटमेंट में सेकंड वाला ही सही है, सिर्फ और सिर्फ बी। बायोडायवर्सिटी क्रेडिट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे किसी को रिवॉर्ड करना होता है पॉजिटिव आउटकम के लिए, तो ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ कि एक तरह का क्रेडिट है पॉजिटिव आउटकम निकालने के लिए, क्वांटिफेबल है और ट्रेडेबल है। जैसे मान लो किसी सरकार या योजना ने किसी कंपनी को दे दिया क्रेडिट, ठीक है, तो वो एक तरह का ट्रेडेबल मेथड है, किसी को वो बेच सकता है, किसी को कि भाई तुम ये ले लो और मेरे को पैसे दे दो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इसी को ट्रेडेबल कहते हैं, ठीक है। तो बी वाला हमारे पास सही हो जाएगा, कथन सत्य है, ठीक है, मतलब केवल 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण जो रोकथाम अधिनियम है, मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन, तो रिसेंटली 16th वाला कॉन्फ्रेंस हुआ है और फर्स्ट टाइम कंट्री जो हुई है मिडिल ईस्ट में, ठीक है,
हुई है। 17वां जो होगा वो 2026 के मंगोलिया में होगा। ये एक पर्टिकुलर रीज़न बताया जा रहा है, ठीक है, कि कहाँ 17वां होगा और 16वां कहाँ हुआ है। तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है, कि ये जो हमारा जो 16वां हुआ है पहली बार मध्य पूर्व एशिया के किसी देश में किया गया है। रिसेंटली जो ये हुआ है रियाद के सऊदी अरेबिया में हुआ है, तो वही मध्य हुआ है, ठीक है, सऊदी अरेबिया में हुआ है, जो कि 200 लगभग कंट्रीज़ इन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया है कि भाई ड्रॉट रेजिलियंस करना ही पड़ेगा। और 17th वाला जो होगा मंगोलिया में होगा। तो यही है, रियाद, सऊदी अरेबिया, फिर मंगोलिया, ठीक है। तो हमारे पास दोनों हो जाएंगे। निम्नलिखित प्राकृतिक स्थलों पर विचार करिएगा। बोल रहा है कि सुंदरबन नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, मानस है। तो उसमें से कौन से दोनों रामसर साइट्स भी हैं और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ केवल 2 हो जाएंगे। साइट जो है सुंदर पार्क और केवल देव नेशनल पार्क है, यही दोनों जो हैं सबसे मेजर चीज़ है रामसर साइट के। तो सुंदरबन और केवलदेव जो राजस्थान में केवलदेव नेशनल पार्क, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो हो जाएगा सुंदरबन हो जाएगा। और इसमें से केवल रामसर स्तन जो है मतलब पहला वाला सुंदरबन, ठीक है। उसके बाद जो भीतरकनिका जो है वो रामसर साइट है, लेकिन यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है, मतलब यूनेस्को वाला हेरिटेज साइट नहीं है। तो इसीलिए पहला वाला ही सुंदरबन ही है। और इसी तरह जैसे भीतरकनिका रामसर साइट है लेकिन नॉट अ यूनेस्को, तो भीतरकनिका जो है यूनेस्को में नहीं गई थी, इस तरह याद कर सकते हैं। मानस जो है वो यूनेस्को है पर रामसर साइट नहीं है, मानस रामचरितमानस नहीं। तो ऐसे राम और मानस करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सी एक आर्द्र भूमि है जो वर्तमान में रामसर तथा मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड दोनों में शामिल है। तो सबसे फेमस है ये, मतलब जो है थी केवलदेव नेशनल पार्क और लोकताक जो मणिपुर में है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में दोनों है। सांबर लेक भी नहीं है, चिल्का भी नहीं है, बेमदाद भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, उससे अभिप्राय क्या होता है। तो ये होता है उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाने पर प्रजातियों की संख्या आने वाला अंतर होता है, ठीक है। एक तरह की चेंज होती है ना कि बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रही है हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड में। ऊपर जाने हाई एल्टीट्यूड में कोई भी डाइवर्सिटी दिखती ही नहीं है, मतलब सब इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि सब कुछ एक तरह का सब सूखा सूखा दैत लगता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पैरासिटिज्म में एक प्रजाति लाभ में रहती है तथा दूसरी प्रजाति हानि में रहती है। प्रीडेशन में क्या होता है, दोनों प्रजातियां जो होती हैं हानि में रहती हैं। पहला वाला ही सही है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासाइट नहीं होता कि भाई पैरासाइट मत बना करो। तो पैरासाइट में क्या होता है, एक जो है हानि में होता है, एक लाभ में होता है। लेकिन प्रीडेशन में दोनों प्रजातियां जो हानि होती है नहीं, एक का लॉस होता है, इसमें भी एक स्पेसीज को प्रॉफिट होती है। प्रीडेशन मतलब शिकार करना होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पृथ्वी पर स्वच्छ जल की मात्रा उपलब्ध कुल जल की मात्रा का लगभग 3% है। पृथ्वी पर स्वच्छ जल का सबसे बड़ा स्रोत जो है भूमिगत है, ठीक है। तो पहला वाला ही सही हो जाएगा। भूमिगत सबसे ज़्यादा बिगेस्ट सोर्स क्लीन वाटर का ग्लेशियर्स हैं, स्नो है, ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में समाचारों में रहा हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कौन सा है, तो इसे भारतीय पर्यावरण मंत्रालय तथा वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया गया है। यह प्रोजेक्ट भारत के हिमालय प्रदेशों के सतत विकास हेतु शुरू किया गया था। तो इसमें सतत हेतु विकास किया गया था। और कथन कौन सा सत्य है, किसके लिए, हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप प्रोजेक्ट की है। तो यह प्रोजेक्ट भारत के हिमालय के लिए किया गया था, मतलब सतत मतलब सस्टेनेबल के लिए किया गया था। दोनों ही गलत हैं हमारे स्टेटमेंट जो 15 के हैं। एक तो इंडिया हाई रेंज लैंडस्केप प्रोजेक्ट है ना, पार्टनरशिप किया गया है किसके, मोफिक्की मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ केरला, ठीक है, इन दोनों के बीच में किया गया है, ठीक है। तो पहला वाला इसीलिए गलत हो जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम सपोर्ट किया है बाय द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो सपोर्टेड यूनाइटेड नेशन यूएनडीपी कह लो, सपोर्टेड बाय GEF, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो ये हो गया प्रोजेक्ट जो हिमालय के लिए नहीं मल्टीपल फ्रेमवर्क के लिए किया गया था, जैसे वेस्टर्न घाट्स के लिए किया गया था। तो इसीलिए माउंटेन रेंज और वेस्टर्न घाट लैंडस्केप के दोनों के लिए किया गया था। तो इसीलिए सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिस्थितियों पिरामिड के बारे में, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताइए। तो पहला तो जलीय बायोमास पिरामिड उल्टा होता है, मतलब जो एक्वेटिक होता है वो हाँ उल्टा होता है, ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है,
ऐसे होता है, मतलब ऐसे होता है, ठीक है। नीचे बहुत कम होता है ना, तो सभी पारित ऊर्जा पिरामिड साधे सीधा होते हैं, तो और सब सीधा होते हैं, तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। बस एक वो होता है जो एक्वेटिक वाला उल्टा होता है। नाइट्रोजन चक्र से जुड़ी जो प्रक्रियाएं होती है संबंध में निम्नलिखित विचार करिएगा। कौन से नाइट्रोजन से जुड़ी होती हैं, ठीक है, देख लेते हैं। नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होती है, नाइट्रिफिकेशन होती है, अमोनिफिकेशन होती है, डीनाइट्रिफिकेशन होती है। तो स्टेटमेंट जो हमारा प्रोसेस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब होती है, फिर जाके अमोनिफिकेशन होती है, डीनाइट्रिफिकेशन तो लास्ट में होगी ना, तो लास्ट में ही हो जाएगा। फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन होता है। अब आते हैं फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह पृथ्वी के अधिकांश ऑक्सीजन का निर्माण यही करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, ये पोषण के सबसे निचले स्तर पर होते हैं, तो दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड के विभिन्न स्रोतों के उत्सर्जन से कम अधिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परिवहन, घरेलू लकड़ी, एल्युमिनियम संयंत्र, ठीक है। तो ये किस में दिया हुआ है, तो तीसरा मतलब एल्युमिनियम का प्लांट हो जाएगा पहले, फिर घरेलू लकड़ी और फिर जाके आएगा परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट। मोनोऑक्साइड जो होती हैं सबसे ज़्यादा यहीं से निकलती हैं, तो अधिक क्रम में मतलब कम से कम उत्सर्जन के तहत, मतलब जो होती है डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम द लीस्ट होता है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डर फ्रॉम द लीस्ट टू मोस्ट, तो लीस्ट से लेके मोस्ट तक परिवहन हमें पता है, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होती है। राष्ट्रीय मतलब जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं कौन से इंक्लूड नहीं करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंक्लूड नहीं करता है। अमोनिया, निकल, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो सब के सब तीनों के तीनों ही जो हमारे 6 कैटेगरी होती हैं, ठीक है। तो उसमें कौन से आते हैं, जो पॉल्यूटेंट होते हैं 12 पॉल्यूटेंट्स आते हैं, जिसमें PM 2.5 होगा, PM 10 होगा, ओजोन होगा, SO2 होगा, NO2 होगा, लेड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, अमोनिया होगा, बेंजीन जिसने सोचा नहीं होगा बेंजीन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, बस याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। बेंजीन होगा, आर्सेनिक होगा, निकल होगा और बेंजोपाइटीन होगा। इट डज नॉट इंक्लूड द कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्यूटन, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेषताओं पर विचार दीजिएगा। तो तीसरा वाला कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है विशेषताएं, जो 10 वर्षों में 70 प्रजातियों की संख्या में कमी आना, प्रजातियों की संख्या 2500 से कम हो, केवल 250 या उससे सबसे कम परिपक्व सदस्य बची हो। तो ये होती है हमारे पास जो कैटेगराइज किया IUCN ने, कौन से 2 ही कैटेगरी दी ही है इसने, कौन से दिए हैं कि इंडेंजर्ड होगा, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं कि जो इंडेंजर्ड में आएंगे, ठीक है। IUCN की जो लिस्ट आती है ना, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट वाली, ये सब चीज़ें। संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। केंद्र सरकार कुछ ही परिस्थितियों में किसी वन्य भूमि को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्यों के तहत राष्ट्रीय पार्क घोषित करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। जो हमारा जो WPA होता है वो स्टेट को डिक्लेयर करता है नेशनल पार्क क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल, समुदाय रिजर्व घोषित करने की शक्ति राज्य सरकार में है। मतलब हमारे पास सिंपल सी बात है, कम्युनिटी रिजर्व करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट है, कम्युनिटी के बीच में है तो स्टेट करेगी। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में है, स्टेट्स को डिक्लेयर नेशनल पार्क करता है, कि वो से मिलता है कि भाई स्टेट डिक्लेयर कर सकती है नेशनल पार्क को। और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर फॉरेस्ट लैंड और नेशनल पार्क अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, बस वो भी कर सकती है और ये भी कर सकती है, तीनों स्टेट में बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सौर ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं दिया हुआ है। भारत सरकार के 2022 के अंत तक 175 गीगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ये गलत है। 2022 तक 100 था, 175 नहीं था, 100 गीगावाट का था, तो हम उस टाइम पे थे 100 वाले पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई शक्तियां वायु प्रदर्शन एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 से प्राप्त होती है। उनका जो एक्ट है 1981 से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। जो 1981 का जो वो है, जो देखो CPCB है, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, एक स्टैचुटरी बॉडी थी और वो 1974 के अप्रॉक्स की गई थी। और किसके अंडर है वो? CPCB अंडर वाटर वाला एक्ट है जो 1974 में हुआ था। देयर आफ्टर जो CPCB है वो वॉज गिवन पावर्स एंड फंक्शन अंडर द एयर, जो आता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो बोर्ड आता है 1981 में, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1981 में जो आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित कर सकती है, तो राज्य सरकार कर ही सकती है, ऑब्वियस सी बात है। तो स्टेटमेंट सेकंड वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो CPCB है ना, वो पावर ये
वो एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट से लेता है 1981 का। पहले ऐसा था कि वाटर एक्ट से लेता था, लेकिन अब एयर में आता है। अकॉर्डिंग टू यही कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं डील करने के लिए, तो सेकंड वाला भी सही हो जाएगा, तो दोनों स्टेट में सही हो जाएंगे। निम्नलिखित जो कथन दिए हैं असर्शन और रीजनिंग में, शहरीकरण में से वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है, कारण कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ा है। तो उस सब चीज़ों की वजह से दोनों के दोनों स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं, दोनों कथन सही भी हैं। बढ़ा भी है ना उत्सर्जन बहुत ज़्यादा, तो लोगों के पास लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रही है, तो लोग पास पैसे हैं, खर्च कर रहे हैं, खर्चे रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म विकसित एवं विकासशील देशों से जुड़ी हुई है। कार्बन ट्रेड को लेकर होने वाला एमिशन ट्रेड केवल विकसित देशों के लिए मध्य व्यापार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहला वाला कि बोला क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म विकसित से जुड़ी हुई है। ठीक है, वो तो है, लेकिन एमिशन ट्रेड रिगार्डिंग कार्बन ट्रेड इज लिंक टू ट्रेड ओनली बिटवीन द डेवलप कंट्री। सिर्फ और सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ के बीच में, ये सरासर गलत है। डेवलपिंग सारी कंट्रीज़ के लिए है। हाल ही में चर्चा में आया जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं, मतलब जो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म है बायोडाइवर्सिटी और इकोनॉमिक सिस्टम सर्विसेज की, उसमें संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कौन से कथन बोल दिया है? देखो, पहला बोल रहा है समान परंतु विभेदीकरण प्रावधान, मतलब इक्वल बट डिफरेंशिएटेड प्रोविजन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो क्योटो प्रोटोकॉल आया था, अडॉप्ट किया था 1997 में, पहली बार कमिटमेंट की बात, और 2008 और 12 में हो गया था सेकंड कमिटमेंट्स वाले। तो आर्टिकल जो CDM है, क्लीन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसको ये डिफाइन किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात हो रही है, तो हमारा जो सबसे पहला हो जाएगा, दूसरा तो हो ही जाएगा, इक्वल बट डिफरेंशिएटेड प्रोविजन भी हो जाएगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये नहीं बात किया गया, ये 2009 में UNFCCC ने किया था। ये UNFCCC ने ये फंड का लिए वो किया था, ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो वो 1 और 2 विल द राइट आंसर। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का वित्तीयन करता है? तो कौन से परियोजनाओं का करता है ये देख लेते हैं। पहला ऊर्जा कॉरिडोर, एनर्जी कॉरिडोर, नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय सौर गठबंधन बजटीय सहायता। सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा ही सही हो जाएगा। और एनर्जी कॉरिडोर, नेशनल सोलर एनर्जी मिशन, रूफटॉप सोलर वाला, इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर के इंस्टॉलेशन और पंपिंग सेट्स, सोलर लाइटिंग कैपिटल स्टेट्स, ये सब बजटरी वाला सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो 1 और 2 विल द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट करना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बताना है। यह एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक तरह की। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फ्रांस और ये इंडिया वाले, यह संगठन वैश्विक सौर ऊर्जा परिदृश्य नामक जो वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा निवेश के लिए लगभग $1000 बिलियन की राशि जुटाना इसके लिए उद्देश्य का सम्मान है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पहला और तीसरा ही सही है कि इसका जो रिपोर्ट है ये जारी नहीं करता है। याद रखिएगा, ये रिपोर्ट कोई जारी नहीं करता है। तो हमारे पास 29 का बी हो जाएगा, 1 और 3 विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 30वां। जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारकों में से शामिल कौन से हैं कारक शामिल हैं? तो हमारे पास ज्वालामुखी का है, महाद्वीपीय है, पर्वत निर्माण है, बिल्कुल उपरोक्त सभी हो जाएंगे। बेसल कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बेसल कन्वेंशन है क्या? यह अंतर्राष्ट्रीय संधि ई अपशिष्ट के 2 देशों के बीच का स्थानांतरण के नियमों के लिए माध्यम से संचालित करती है। भारत इसका हस्ताक्षर देश है, भारत सिग्नेटरी तो है, ये सेकंड वाला बिल्कुल सही है। जो बेसल कन्वेंशन है नॉर्मली क्या होती है, एक तरह की जो हजार्डियस वेस्ट होते हैं ना, बेसल से वेस्ट याद करिए, हजार्डियस वेस्ट जो भी डिस्पोजल्स होते हैं वो सबकी होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषकों की श्रेणी में आते हैं? मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में पूछ रहा है कि कौन से प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ओजोन प्राइमरी नहीं होता, ये सेकेंडरी है। ओजोन सबसे पहले ऑप्शन में आता है आपके, तो पहला वाला काट देंगे अगर हम, तो ऐसे भी आंसर मिल जाएगा कि 2 पार्टिकुलर मैटर तो बिल्कुल होता है, अमोनिया भी होता है और सल्फर नाइट्रिक अम्ल नहीं होता, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। 2, 3, 4 आ जाएगा हमारे पास आंसर। देखो प्राइमरी में तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, PM हो गया, बस ओजोन जो है हमारा सेकेंडरी में आता है। तो देखो सेकेंडरी वाला याद कर लीजिएगा। तो सेकेंडरी में क्या होता है, ओजोन होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाइड्रोजन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। ये सारी जो होती हैं नाइट्रिक सल्फ्यूरिक ये सब जो होते हैं वो होते हैं हमारे सेकेंडरी वाले। ठीक है, इसलिए
याद हो जाएगा आपको, ओजोन ऑप्शन दे दिया है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के साथ साथ प्राय रणनीतिक प्रभाव आकलन चर्चा में रहता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। रणनीतिक प्रभाव आकलन निर्णय लेने के लिए प्रथम चरण से ही स्थान लेता है। इसका दृष्टिकोण विकास प्रस्ताव के लिए सकारात्मक होता है। तो हमारे पास ऑप्शन दोनों के दोनों ही करेक्ट होते हैं। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। सुनहरा लंगूर, संगाई हिरन और गंगा डॉल्फिन। संगाई डियर हमें पता है कहाँ मिलता है, ये मणिपुर के लोकताक लेक जो है, जो केवलादेव नेशनल पार्क है हमारा, ये केवलादेव नेशनल पार्क है, लोकताक मणिपुर में जो नेशनल पार्क है, ठीक है, वो संगाई डियर वहाँ मिलती है। फुमडीज भी वहाँ मिलती हैं। तो ठीक है, तीनों के तीनों भारत में ही पाए जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर पूछ लिया कि भारत में कौन से पाए जाते हैं, तो तीनों पाए जाते हैं। हाल ही में समाचारों में रहे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन, जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन के प्लान में कौन सी चीज़ें हमारी शामिल हैं, ठीक है, तो नहीं, एक मिनट, केवल भारत में पाए जाते हैं कि बात है, उपरोक्त में से कोई नहीं, केवल, और जगह भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि संगाई डियर इसमें नहीं पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। तो उसने बोला केवल, सॉरी, उसमें निम्नलिखित ग्रेडेड रिस्पांस के बारे में बात कर रहा है। तो क्या है, यह पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 2016 में लॉन्च हुआ था और पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण EPCA की इसको लागू करने का कार्य करता है। यह अभी तक केवल दिल्ली में के लिए ही है। तो ये रिस्पॉन्स ग्रेडेड प्रोग्राम जो होता है, तीनों ही ऑप्शन हमारे जो है डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु में भारत में लगातार प्रयास किए जाने वाले हिम तेंदुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य नहीं दिया हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा कौन सा सत्य नहीं दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले बी वाला देखिए, इसे IUCN के तहत विलुप्त की श्रेणी में किया गया। हिम तेंदुआ जो है एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, उसमें नहीं है। तो वन देखो, WPA के पहले वाले होगा ही संरक्षण करने के लिए। और अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल में पाया जाता है, ये तो पाया जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। और यह हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु है। हाँ, हिम तेंदुआ जो है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। और एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICIMOD के निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। इसके द्वारा 2013 में रेड प्लस हिमालय कार्यक्रम शुरू किया गया था, इसके द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद यह एक गैर सरकारी स्वतंत्र संगठन है, ठीक। तो पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, रेड प्लस वाला। ये गैर सरकारी स्वतंत्र संगठन नहीं दिया हुआ है, ये एक इंस्टीट्यूशन इंटर गवर्नमेंटल है बट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बस इंटर गवर्नमेंटल है बट इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, बट इंडिपेंडेंट है, बस इंडिपेंडेंट है, यही है। पारिस्थितिक पद चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है, यह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग का एक मापक है। यह इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिक के उत्पादन की क्षमता से करता है। तो दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। वैश्विक मृदा जो होती है, जैव विविधता एटलस किसी संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। तो IPCC, वर्ल्ड WWF, IUCN, और कौन करता है ये, ठीक है। तो ये यूरोपियन जो रिसर्च सेंटर होता है, यूरोपियन रिसर्च सेंटर होता है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एटलस वाला, वो करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में चर्चा में आया जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिए अंतर सरकारी जो IPBES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है, इसके द्वारा प्रजातियों के विलुप्त होने के संदर्भ में रिपोर्ट जारी की गई। इसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। अच्छा, यह जलवायु परिवर्तन पर बेहतर जानकारी हेतु एक वैश्विक वैज्ञानिक निकाय है। बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। IPBES के बारे में ऊपर भी एक IPBES का क्वेश्चन था। IPCC का स्टेटमेंट ये है होगा, और IPCC का भी एक तरह की बॉडी जो होती है ना, सिमिलर वाली टाइप्स होती है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि सेंचुरी और नेशनल पार्क दे दी है और मैच कराना है हमारे पास, ठीक है। मतलब मैच का मतलब कौन सा सही सुमेलित दिया हुआ है। तो बनरघट्टा जो नेशनल पार्क है वो तमिलनाडु में दिया है, 2 गलत दिया हुआ है। पोवित्रा जो है आसाम में दिया हुआ है, 2 सेकंड दिया है पोवित्रा। और फिर असोला भाटी जो है राजस्थान में दिया हुआ है। असोला भाटी एक नया नाम है। और बनरघट्टा जो है सिंपल सी बात है, वो डिफरेंट चीज़ों में, मतलब बनरघट्टा जो है तमिलनाडु में नहीं है। बनरघट्टा बेंगलुरु कर्नाटका में है, कर्नाटका बनर, तो बंठन के वाला बनर, ठीक है। तो हमारे पास 2 और 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में सत्य है। इको सेंसिटिव जो जोन होती है वो एक इको सेंसिटिव जोन होती है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होती है, जहाँ पे, और वो जोन होती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मोफिक की करती है, ठीक है, डिक्लेयर कर देती है। तो पहला वाला बोल रहा है यह पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास के अधिसूचित क्षेत्र करते हैं। बिल्कुल वही करेगी, और कौन करेगा। यहाँ होने वाली गतिविधियाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत विनियत होती हैं। वन्य जीव संरक्षण रणनीति 2002 के तहत इको सेंसिटिव जोन घोषित करना शामिल है। 42 का जो हो रहा है
1 and 3 विल बी द राइट आंसर। जो इको सेंसिटिव जोन है वो 2002 के WPA में आती है, WPA 2002 में आती है, इसमें नहीं आती है, ठीक है। तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा, सेकंड वाला गलत है क्योंकि उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, एक मिनट ये इको सेंसिटिव जोन है ना, EPA में आता है ना, सॉरी मुझे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन याद आया था, 1986 हुआ था जो उसमें आता है ये। EPA के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बोल रहा है कि भारत में आर्द्रभूमि के विस्तार में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करेगा। भारत में आंतरिक आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल तटीय आर्द्रभूमि से क्षेत्रफल से कम है, तो ये स्टेटमेंट 43 वाला पहला वाला जो गलत है वो कम नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा है। आर्द्रभूमि का क्षेत्रफल गुजरात में सर्वाधिक है, बिल्कुल सही बात बोला है इसने कि जो गुजरात है, वेम्बनाड लेक जो केरला का है वो जो सबसे लार्जेस्ट एरिया है वेटलैंड का, ठीक है। अब आते हैं जो फॉलोइंग रेफरेंस टू सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग फिनोमिना, जो स्ट्रेटोस्फेरिक में जो वार्मिंग फिनोमिना है वो सडनली क्यों ऐसा हुआ है। रिसेंटली जो वायुयानों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण ताप मंडल में हुई तापमान को वृद्धि दर्शाती है। कितने ज़्यादा एरोप्लेन्स और ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं कि उसके टेम्परेचर हाई हो रहा है। अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र को बढ़ाने का योगदान देती है। तो ये सत्य कौन से कथन है, तो देखो 44th में ना, न तो 1 न तो 2, क्योंकि नासा और जो यूनाइटेड स्टेट ने रिपोर्ट किया है कि इस ओजोन होल को ऑब्जर्व किया है, मतलब अंटार्कटिका से चल रहा था, ठीक है। तो अब रिडक्शन हो गया है, अब वो रिडक्शन हुआ है, मतलब जब रिडक्शन हो गया सडन फिनोमेना में, तो रिडक्शन इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ कि इन दोनों की वजह से हुआ है, एयरक्राफ्ट मूवमेंट का और सडन वेदर स्टेटमेंट, मतलब वेदर जो क्या कहते हैं पैटर्न्स बदल रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ कि रिडक्शन हुआ ओजोन होल में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो रिडक्शन हुआ है सिंपली कह सकते हैं इसकी वजह से नहीं हुआ है कि एयरक्राफ्ट मूवमेंट, बट और रिजल्ट हुआ है सडन वेदर पैटर्न्स की वजह से। तो एयरक्राफ्ट मूवमेंट को न लेके सडन वेदर पैटर्न्स में अगर इसने दिया होता वेदर पैटर्न्स को, उसकी वजह से रिडक्शन हुआ है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ अच्छा कर दिया है, ठीक। इसीलिए न तो 1 न तो 2। डिम्ड वनों के संदर्भ में, मतलब डिम्ड वनों के संदर्भ में विचार करेगा। इन्हें न तो वो वन विभाग या तो राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है, ये डीम्ड है, मतलब डीम्ड मतलब दिखते ही ना वाला टाइप्स। यह देश के कुल वनों का लगभग 1% है। अभी तक ये वन किसी भी राज्य में विधिक श्रेणी के तहत अधिसूचित नहीं दिए हुए हैं। ऐसा कहना कि किसी भी राज्य में नहीं है, ये एकदम कथन बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट हो जाएगा। उत्तराखंड ने दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RCB मतलब क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जो होती है, जो रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ये क्या क्या कथन बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि इसकी स्थापना यूनेस्को के साथ मिलकर की गई थी, इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा प्राप्त है। तो इन दोनों में असत्य कौन सा है, दोनों ही दोनों सत्य हैं, तो न 1 न तो 2, क्योंकि यूनेस्को में किया गया था और ये 2016 में किया गया था। 2016 में ये स्टेटस दिया गया था राष्ट्रीय संस्थान का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आनुवांशिक जो क्रोमोसोम जो डिसऑर्डर है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम जो होती है किस श्रुति के तरह होती है वो देख लेते हैं। एक्स्ट्रा कॉपी एक जैसे डाउन सिंड्रोम्स होते हैं बहुत खतरनाक बीमारी होती है, तो क्रोमोसोम्स 21 ही हो जाते हैं, 21 ही रहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम्स 21 वाले होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पहला ही सही हो जाएगा। और जो चाइल्ड सफ़र करती है एडवर्ड सिंड्रोम से, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 18 होता है, ये 18 होता है, और पटाउ सिंड्रोम जो होते हैं वो 13 होते हैं, तो ये रिवर्स कर दिया इसने। निम्नलिखित तत्वों पर यौगिकों पर विचार करेगा। सिलिकॉन, कैडमियम, सल्फाइड, सेलेनियम उपयुक्त में से किससे अर्धचालक है, मतलब सेमीकंडक्टर्स कौन से सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी सेमीकंडक्टर्स ही होते हैं। सिलिकॉन हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया, सेलेनियम हो गया, सारे के सारे। हाल ही में भारत ने स्पेस डॉकिंग के क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता पाई है। निम्नलिखित में से भारतीय अंतरिक्ष यान मिशन पर विचार करिएगा। स्पेस डॉकिंग में जो इंडिया है बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की है कि एक तरह की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। स्पेस डॉकिंग क्या होती है, जहाँ पे हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में क्या होता है, ब्रिंगिंग टू हाई स्पीड स्पेस क्राफ्ट क्लोजर एंड जॉइनिंग देम टुगेदर, ब्रिंगिंग देम टू इनटू द सेम ऑर्बिट, कि स्पेस को डॉक कर रहे हैं, डॉक मतलब लगा रहे हैं एक साइड में, ठीक है। तो हमारा जो कॉपलर इंडेक्स होता है ना, सिंड्रोम जो है कॉपलर्स का या कैपलर सिंड्रोम था, जो उसमें बोलता है ना कि भाई ऐसा होगा स्पेस में इतने ज़्यादा कचड़े हो जाएंगे, उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इक्विपमेंट्स ये सब फैलेंगे, ये सब चीज़ें। तो अब देखते हैं उसमें क्या है। चंद्रयान 4 अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन उसमें शामिल है। चंद्रमा पर मानव मिशन, तो सभी स्पेस डॉकिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा, सब में किए करेंगे। स्किल
सिकल सेल अनीमिया जो होती है सबसे खतरनाक बीमारी होती है सिकल सेल अनीमिया। उसमें सब मेजर चीज़ें होती है ना, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। तो आपका जो वो सेल होता है ना, ऐसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ऐसे होने चाहिए, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की एबनॉर्मलिटी है हेमोग्लोबिन में। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, वही कैरी करता है ऑक्सीजन को, तो आपके पूरे सिस्टम में ख़राब कर देता है। तो ये एक रक्त विकार है बिल्कुल, इसमें हेमोग्लोबिन असामान्य हो जाता है बिल्कुल। दोनों के दोनों कथन सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार करिएगा। एक तो सर्न, एक होता है JWST, मतलब पहला सर्न प्रोजेक्ट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर। डार्क मैटर के अध्ययन के लिए कौन सी परियोजनाएं यूज़ की जा रही हैं, सभी के सभी तीनों यूज़ किए जा रहे हैं। निम्नलिखित धातुओं पर विचार करिएगा। स्वर्ण मतलब गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर। इसमें से धातु को उसके विद्युत चालक मतलब कंडक्टर जो होते हैं मेटल्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से लगाइए। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें पता है किसकी ज़्यादा होती है, भले ही महंगा होता है वो अलग बात है। तो सबसे ज़्यादा होती है हमारे पास ये एल्युमिनियम की, फिर आती है मतलब क्रम से लास्ट में चांदी होती है, बस हम कर नहीं पाते क्योंकि वो बहुत महंगी आती है, ठीक है। सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। इसमें उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। इसरो ने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट इंटरनेट सेवा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो अभी हाल में भारत ने किया है वो अलग बात है, सेकंड वाला गलत दिया हुआ है। पहला वाला उपग्रह जो दिया है सैटेलाइट वाला, इंटरनेट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, वो बिल्कुल सही दिया, अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया था। लो वाले अर्थ ऑर्बिट में किया था ताकि कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी बनी रहेगी। लो अर्थ ऑर्बिट में यही इसीलिए कहा जाता है, उसी को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहा जाता है, ठीक है। और सैटेलाइट जो बेस्ड गीगाबिट इंटरनेट सर्विस है वो लॉन्च किया इंडिया, नॉट इसरो, इंडिया ने लॉन्च किया है, मतलब इसरो भी ऑर्गेनाइजेशन है बट बाय रिलायंस, ठीक है। नॉट बाय इसरो बट मतलब इंडिया में रिलायंस जियो ने किया है, रिलायंस जियो ने, ठीक है। इट इज़ नेम एज जियो स्पेस फाइबर, इसे कहते हैं जियो स्पेस फाइबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी इसरो ने किया है नहीं, तो ये रिलायंस जियो ने किया है, जियो स्पेस फाइबर कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा 53 का हो जाएगा पहला वाला। बहुत ही कम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल जो है प्रणाली विशोरत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। एक बार क्वेश्चन विशोरत में पूछा जा चुका है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है बोल रहा है कि यह एक मैन पोर्टेबल एक एयर डिफेंस सिस्टम है, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। इससे भारत ने इजराइल से आयात किया है, ये गलत है। भारत ने इजराइल से आयात नहीं किया है, ठीक है। डेवलप किया गया है DRDO ने, नाम देख रहा है, नाम देखो विशोरत है, ठीक है। तो पहला ही सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राय इंटरनेट पर दिखने वाला शब्द ऑक्टेन नंबर क्या होता है। ऑक्टेन नंबर हमें नहीं पता, तो वो होता है, ऑक्टेन नंबर एक स्केल मेजर होती है कंबशन क्वालिटी की, गैसोलीन की, कैसे जल रहा है, तो गुणवत्ता को मापने के लिए क्या जाता है। नैनो बॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इन्हें मनुष्यों के शरीर से प्राप्त करके बनाया गया है, नैनो बॉडी की बात कर रही है। हाल ही में इबोला वायरस के सुरक्षित करने वाली 2 नई नैनो बॉडी विकसित की गई हैं। तो स्टेटमेंट पहला वाला जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा कि मनुष्य से प्राप्त करके नैनो बॉडी नहीं बनाई गई है। दूसरा वाला जो हाल ही में इबोला वायरस को लक्षित करने के लिए 2 नैनो बॉडी विकसित की गई हैं, ताकि स्टडी चल रही है ना नैनो बॉडी आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो MDR-T होता है मतलब और BPL रेजिनिum होता है, तो ये फेमस होते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं। अब हमें पता चल गया होगा कि किसके लिए है। मॉक्सीफ्लॉक्सिन जो होती है वो उस योग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो BPL रेजिम ट्रीटमेंट होती है ड्रग रेजिस्टेंस TB के लिए। तो DRTB होता है ना, आता था पहले ऐड, तो ये 3 तरह की ड्रग्स यूज़ कर लेते हैं, लिख लीजिएगा। कौन सा, बेडाक्विलिन जो कि TB की है, बेडाक्विलिन, प्रीटोमैनिन, क्योंकि ये TB और एक मलेरिया बहुत ज़्यादा फेमस डिसीज़ होती हैं, इनके फेवरेट हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्रॉस्ड रहते हैं, मतलब हाई सेंसिटिव है ना। तो बेडाक्विलिन BPL, तो BPL इसीलिए याद किया होगा, बेडाक्विलिन, प्रेटोडिन, और ये M नहीं है, ठीक है। तो MTDR जो होगा मल्टी ड्रग्स वाला, कंफ्यूज करने के लिए हम दे दिया होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप नहीं है। जो अस्ट्रा स्पेस है वो नहीं है, पिक्सेल है, मनस्तुति स्पेस है, दिगांतरा है, तो अस्त्र स्पेस नहीं है। हाल ही में समाचारों में रहे लिंगोसैट उपग्रह प्रशिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह पृथ्वी की कक्षा भेजे जाने वाला लकड़ी का पहला उपग्रह है। इसे भारत के PSLV रॉकेट से भेजा गया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा, सेकंड वाला जो है वो गलत हो जाएगा। लॉन्च जो किया गया है वो PSLV से बिल्कुल नहीं किया गया है। तो लिंगोस्ट एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट है जो इवेलुएट करने के लिए वुड बिहेवियर इस तरह भेजा गया है, ठीक है।
तो अब आते हैं नेक्स्ट 60 क्वेश्चन पे। कॉस्मिक नून के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है? कॉस्मिक नून में पहले स्टेटमेंट या ब्रह्मांड में बढ़े रहे तापमान को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त एक शब्दावली है। इसका समय काल का संबंध लगभग 8 से 10 अरब साल पहले की अवधि से हुआ है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला तो है उसका जो कॉस्मिक जो नून होता है ना, सिंपल सी बात है, कॉस्मिक नून जो होता है वो रेफर करता है एक पीरियड, टाइम पीरियड जो होती है, जो 8 to 9 बिलियन ईयर्स होंगे जब स्टार का फॉर्मेशन हुआ होगा यूनिवर्स में और पीक पे होगा। तो ये बोल रहा है टर्म डिफाइन द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर नहीं है, ये उस बारे में बता रहा है कि 8 से जो 9 मिलियन मतलब 10 मिलियन होंगे जब स्टार का फॉर्मेशन होगा, मतलब यूनिवर्स का जो पीक होगा वो सब चीज़ें बता रहा है। टेम्परेचर से रिलेटेड कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह पहली भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल थी। पृथ्वी जो मिसाइल है वो भारत की पहली जो है वो मिसाइल है, बोल रहा है बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर इसे नौसैनिक संस्करण को धनुष नाम दिया गया है। तो ये जो पृथ्वी जो है फर्स्ट इंडियन मिसाइल है, याद कर लीजिएगा, 1988 में ये किया गया था और दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। धनुष नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से संस्थान का आदर्श जो वाक्य बलस्य मूल्यन विज्ञान है, बालस्य मूलन विज्ञानम है, वो क्या है? तो उसकी मतलब क्या है, मतलब मोटो क्या है उस चीज़, किसका मोटो है ये 62 में? तो ये मोटो दिया हुआ है DRDO का दिया हुआ है, ठीक है, मैनकाइंड वाला, ठीक। मतलब उसका है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड। बालस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ हैज द ऑरिजिन ऑफ द साइंस, ये सब चीज़ें दी हुई संस्कृत टाइप की। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठनों के द्वारा वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप लॉन्च किया गया है? तो हमारे 3 के 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, यूनाइटेड नेशंस की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एंटी एनिमल हेल्थ के बारे में बोला है। तो ये सारे के सारे मिलके वन हेल्थ के बारे में बोले हैं, ठीक है। WHO भी कंसर्न करता है हेल्थ के लिए और यहाँ पे FAO भी ये इसी बात पे कंसर्न किया है, ठीक है। तो वन हेल्थ के बारे में, ग्लोबल लीडर्स के बारे में बात हुई है। अब आते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। तो लॉन्च व्हीकल जो है वो इंडिया के हैवीएस्ट रॉकेट है और एक तरह के 3 स्टेज की है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। यह भारत का सबसे भारी रॉकेट है, हाँ, इसकी कोई निश्चित कक्षा नहीं है और यह किसी भी कक्षा में जा सकता है। तो दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। एक ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, 3 स्टेज है, ठीक है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की बात कर रही है, ठीक है। और ये वो जो अपर स्टेज है इसकी क्रायोजेनिक है, क्रायोजेनिक स्टेज हमें पता ही है। और इसके साथ क्या है, इसके कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं है, मतलब जो कि GEO में, मतलब जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में और लो अर्थ ऑर्बिट में कर सकता है, तीनों में। जनरली क्या होता है, बहुत सारे सैटेलाइट्स स्पेसिफिक बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों में कर सकता है। तो ऑप्शन हो जाएंगे दोनों के दोनों सही है। कम वोल्टेज पर काम करने वाले विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। क्यों जलते हैं? अगर कम वोल्टेज पे काम कर रहे हैं तो क्यों जलते हैं? तो सबसे पहले मेजर यही रीज़न है कि क्योंकि वो अधिक विद्युत द्वारा खींचते हैं और मतलब बिजली ज़्यादा खींचते हैं और वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है। जैसे ये ड्रॉ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करंट, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये चीज़ें वोल्टेज के। V=IR हमने पढ़ा होगा, V=IR। तो इसकी वजह से अचानक से उतना ज़्यादा खींचने की वजह से वो जल जाते हैं, ठीक है, वो सह नहीं पाते, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा A। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, मतलब ह्यूमन बॉडी इनकैपेबल है डाइजेस्टिंग द सेलुलोज। रीज़न क्या दे रहा है? मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्ट विद्यमान नहीं रहता, मतलब जो हमारे मानव शरीर में है डाइस्टेज जो है एंजाइम तरह के वो प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से हमारी जो मानव शरीर के सेलुलोज है पाचन में असक्षम है, इनकैपेबल है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। तो ये सेकंड वाला जो लास्ट वाला है इसका रीज़न है वो गलत दिया है, पर A वाला सही है कि सेलुलोज जो होती है वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास एंजाइम, हमारे पास वो ब्रेक करने के एंजाइम ही नहीं है, ठीक है। पर ये रीज़न ये जो दिया है कि ये वाला एंजाइम नहीं है डाइस्टेज, वो गलत है, ठीक है। तो R गलत हो जाएगा क्योंकि एंजाइम जो सिक्रीट होती है ये हमारी सलाइवा और पैनक्रियास के थ्रू होती है और ये हमारी ह्यूमन बॉडी में होती है, ठीक है। बट सेलुलोज वाली जो चाहिए सेलुलोज को वो करने के लिए, तोड़ने के लिए, वो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा C। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक कथन सही मतलब एक कथन दिया है उसका कारण दिया है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, मतलब फॉर्म नहीं होते हैं। बिल्कुल बहुत सारे विटामिन होते नहीं होते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल बॉडी चीज़ों को ही करता है, नहीं नॉन इसेंशियल को भी करता है। वो अलग बात है, ज़रूरत नहीं है तो हमें बाहर से भी लेना पड़ता है कुछ, ठीक है, जो बना नहीं पाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा C। A सही है पर R गलत है,
ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि सारे विटामिन, क्योंकि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत सारी चीज़ें लेना पड़ता है, और यही कह रहा है कि केवल अनिवार्य वाले नहीं, और भी सारी चीज़ें करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कार्डबोर्ड को पानी से भरे ग्लास पर रखा गया, ठीक है, और कार्डबोर्ड पर 10 पैसे का सिक्का रखा गया, और यदि कार्डबोर्ड को अचानक उसकी सतह के समांतर दिशा में झटका दिया जाए तो कार्डबोर्ड उड़ जाता है, लेकिन सिक्का ग्लास में गिर जाता है। और सिक्के के व्यवहार को निम्नलिखित किस गुण से समझाया जाता है? ये बहुत फेमस ट्रिक होता है, ये जड़ तत्व, इनर्शिया, क्योंकि वो उसी मोशन में रहना चाहता है, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, इसी इनर्शिया कहते हैं उसे। झटके से नहीं कुछ हटाते हैं और वो वहीं पर लटका रहता है हवा में या उसमें गिर जाता है, वो नहीं फेंकाएगा, ठीक है, वही बोल रहा है जड़त्व, तो मतलब इनर्शिया। कोहरा में पीले रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? कोहरा में जो होता है, जो ठंड आती है उसमें क्यों पीले रंग का प्रकाश किया जाता है? क्योंकि सभी रंगों में लाल, नारंगी रंग और छोड़कर पीले रंग का जो तरंग होता है ना, वो धैर्य दीर्घतम होता है, लॉन्ग टर्म होता है, किंतु लाल रंग का प्रयोग पहले से ही ब्रेक लाइट और ये सब जो इमरजेंसी लाइट्स होती हैं उसमें यूज़ करते हैं लोग। तो नारंगी रंग का परिहार उसके लाल रंग से समरूप में कारण किया जाता है, इसलिए वैसे ही येलो कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। रेड लाइट का हमें पता है इमरजेंसी के लिए यूज़ करते हैं, तो बस बची येलो लाइट, ठीक है, तो इस वजह से। अब आते हैं नेक्स्ट, मतलब 70 वाला हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है एक फिर से कथन दिया है, फिर कारण दिया है। लाल रुधिर कोशिकाएं जल में रखने से पर फूट जाती हैं, मतलब रेड ब्लड सेल बर्स्ट हो जाती हैं। क्यों? जब हम पानी में रखते हैं तो फूट जाती हैं। अच्छा, बोल रहा है परासरण परिघटना के कारण जल लाल रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश करता है, मतलब वाटर एंटर क्यों करता है? क्योंकि ऑस्मोसिस का फिनोमेना होता है, उसकी वजह से करता है। ये बिल्कुल दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की परिभाषा भी कर रहे हैं। ऑस्मोसिस हमें पता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाले फॉलो करते हैं। रेड ब्लड अगर सेल रखा गया है तो मेम्ब्रेन थोड़ी वीक हो जाती है, और वीक होते ही वो बर्स्ट कर जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है प्रेशर थोड़ा अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है, और जो वीक होगी तो बर्स्ट कर जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा और उसकी वजह से बढ़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब फट जाएगा कह लो। और इसी वजह से होता है क्योंकि वाटर एंटर करने लगता है रेड ब्लड सेल्स में, क्योंकि ऑस्मोसिस का फिनोमेना। जैसे आपने देखा होगा किसमिस को देखा होगा ना, किसमिस स्वेलिंग करने लगती है तो फूट जाती है, ठीक है, उसकी लेयरिंग ऊपर की ना ज़्यादा किसमिस अगर रख दो ना पानी में तो उसके ऊपर लेयरिंग छूटने लगती है, जैसे अंगूर जो ऊपर के लेयरिंग जो पील ऑफ हो जाता है वो छूटने लगता है। अब आते हैं देयर इज नो ब्लीडिंग इन द ट्रेडिशनल ईयर लूप्स पियर्सिंग प्रोसीजर, व्हाई दिस इज? कारण क्या है कि कोई जो हम पियर्सिंग कराते हैं, कान छिदवाते हैं, नाक छिदवाते हैं, तो कान की बोल रहा है तो ब्लीडिंग नहीं होती। इसका मेजर रीज़न क्या है? क्योंकि जो हमारे कार्टिलेज होते हैं ना ईयर लोब्स में, जो हमारे ईयर लोब्स होते हैं वो कार्टिलेज होते हैं, अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव रिलेटिवली लो ब्लड सप्लाई। यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत कम है, इसलिए हमारी जो कान छिदाते हैं तो ब्लीडिंग नहीं होती है, कह लो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर साइंस की एक ही पदार्थ में द्रव्यमान 2 किलोग्राम के पिंड ए और द्रव्यमान 4 किलोग्राम के पिंड बी को सूर्य की रोशनी में कुछ समय अंतराल के लिए रखा गया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वेट का डिफरेंस है, मास। अगर दोनों पिंडों के तापमान में बढ़ोतरी बराबर होती है तो इस संबंध में कौन सा कथन सही दिया हुआ है? ठीक है, तो बी द्वारा अवशोषित उष्मा दुगुनी है क्योंकि उसका द्रव्यमान दुगुना है। बिल्कुल, हीट ऑब्जॉर्व करेगा क्योंकि उसका मास डबल है, और जब मास डबल होगा तो E=mc², हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, ठीक है। उसकी वजह से हीट भी उतना ही लेगा जितना मास होगा, बस खत्म। तो ए वाला राइट हो, मतलब हमारे पास ए वाला राइट हो जाएगा, ए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे कथन दिए गए हैं, बर्फ का जल में रूपांतरण होना और एक भौतिक प्रक्रिया है। कोई परिवर्तन जिसमें रासायनिक संयोजन अपरिवर्तित रहता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब बोल रहा ट्रांसफॉर्मेशन अगर आइस होता है तो एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, फिर से वो कन्वर्ट हो ही सकता है। कोई भी चेंज केमिकल कंपोजिशन रिमेन अनचेंज इन कॉल फिजिकल, बिल्कुल सही है। जैसे पानी से आइस बन गया, फिर आइस पिघलेगा तो पानी बन जाएगा, तो एक फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या होता कि हम पानी में कोई कुछ और मिला दें और घोल बना दें, और घोल को अलग नहीं कर सकते, वो अलग बात है कि वेपोराइजेशन और ये सब चीज़ें डिस्टिलेशन करने चल जाएंगे, पर नॉर्मली नहीं कर सकते, ठीक है, रिवर्स नहीं कर सकते। लुमिनस बॉडीज़ क्या होती हैं? यूपीपीसीएस ने पिछली बार पूछा था लुमिनस बॉडीज़ क्या होती हैं, तो ये होती हैं जो अपने स्वयं प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट जो होती हैं अपने से इल्यूमिनेट करती हैं, अपनी लाइट्स करती हैं, जैसे सन हो गया। अब निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक जो साउंड्स होते हैं, कौन कौन से प्रोड्यूस करते हैं? तो हमें पता है कि बैट्स करता है, और पॉर्पोराइज कुत्ते बिल्लियाँ अल्ट्रासोनिक जो साउंड होती हैं वो नहीं प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो 1 और 4 विल द राइट आंसर। 76 में 1, एक मिनट, 1 और 4 हाँ सही तो है। चमगादड़ और पॉर्पोराइज करते हैं, कुत्ता बिल्लियाँ नहीं करते हैं यार, ठीक है, अल्ट्रासोनिक, क्योंकि चमगादड़ का हमने सुना ही है कि रात में करते हैं अल्ट्रासोनिक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। अल्ट्रासाउंड से पराशय तरंगों का प्रयोग गर्भस्थ शिशुओं के ऊतकों को क्षति पहुंचाती है, मतलब इसने बोला अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती हैं अल्ट्रासाउंड डैमेज करती है टिश्यू ऑफ द फोइटस। एक्सरे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मसल पेन। सोनोग्राफी टेक्निक इज बेस्ड ऑन द अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है।
तो सोनोग्राफी जो होती है उसके बेस पे ही होती है। तो हमारा अल्ट्रासोनिक जो बात बोला इसने, तो 1 और 2 दोनों फॉल्स हैं, स्टेटमेंट तीसरा वाला बस सही है, मतलब ये सही है। और इसने असत्य पूछा है तो 1 और 2 विल द राइट आंसर, क्योंकि अल्ट्रासोनिक इस खराब नहीं होती। कितनी बार लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ऐसा तो नहीं फोटस खराब हो जाता है। एक्सरे जो ट्रीटमेंट ऑफ मसल पेन आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल पेन, ऐसा नहीं है कि एक्सरे को हम यूज़ करते हैं मसल पेन के ट्रीटमेंट में, ठीक है। इंफ्रारेड जो होता है वो ट्रीटमेंट में, IR जो रेडिएशन होते हैं उसको करते हैं। एक्सरे तो करते हैं ना कि बॉडी का एक्सरे करा लो, बॉडी का एक्सरे मतलब भाई उसको देख लो कि बॉडी में कहाँ क्या पेन हो रहा है, अरे मतलब कहाँ क्या डैमेज हुआ है, कहाँ हड्डी टूटी है, क्या कर रही है। वो थोड़ी ना कि वो ट्रीटमेंट करता है मसल पेन का, IR करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन करता है। इसलिए 1 और 2 असत्य होंगे, असत्य पूछा है। अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। प्रोकैरियोटिक, मायोटिक और मियोटिक डिवीजन ऑकर्स इन द प्रोकैरियोटिक सेल। इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियर रीजन इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेली आर एब्सेंट। तो हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस देखो, इसमें स्टेटमेंट बोला इनकरेक्ट कौन सा है, तो सारे के सारे इनकरेक्ट दिए हैं। देखो प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो माइटोसिस और मियोसिस में नहीं जाते हैं, और जो डिवाइड होते हैं एसेक्सुअल प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। जो डिवीजन होती है सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, प्रोकैरियोटिक नहीं जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनके पास न्यूक्लियर नहीं होते हैं, एंड द DNA इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रो मीन्स न्यू होता है ना, प्रो, तो जो नए वाले होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, उनके पास प्रोटेक्शन नहीं है, तो इस वजह से भी वो गलत है। और माइटोकॉन्ड्रिया में पता है क्या करता है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, सेंटर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनेलीज। तो यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो गलत दिया है। यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेलीज एब्सेंट नहीं होती, ये सारी ऑर्गेनेलीज होती है सेंट्रोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें, तो उपयुक्त सारे गलत दिए हैं। अब आते हैं कंसीडर द फॉलोइंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो उसमें कौन कौन से, सबसे पहला फेज आता है हमारा जो आता है वो आता है प्रोफेज आएगा, फिर आता है मेटाफेज आता है, फिर आएगा एनाफेज आएगा, फिर टेलोफेज आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय उत्तर के प्रकाश में है, ठीक है। लाइंड मसल, नर्वस टिश्यू, अनलाइंड मसल, एपिथेलियल मसल, कार्डियक मसल। तो वो बोल रहा है कि टाइप ऑफ मसल, जो मसल टिश्यूज़ होते हैं वो कौन से कितने होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 1 मतलब लाइंड वाले होते हैं, फिर अनलाइंड वाले हो गए, नर्वस कभी भी नहीं होते मसल टिश्यूज़। तो सेकंड वाला अगर काट दे तो 1, 3, और कार्डियक वाले जो होते हैं मसल टिश्यूज़ 1, 3, 5 जो होगा वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, 1 and 3, 5, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो 1, 3, 5 ही होगा, ठीक है, क्योंकि नर्वस और ये सब नहीं होते, एपिथेलियल नहीं होते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है कि वेस्कुलर जो सिस्टम है फाउंड इन प्लांट्स कॉल्ड द ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स होते हैं यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इन प्लांट्स ऑफ द सेल क्लास थैलोफाइटा एम्ब्रॉय इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद होती, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रॉय फॉर्म होता है वो सबको पता है, तो ये चीज़ें सही भी है। वेस्कुलर जो सिस्टम होती है प्लांट्स की, ब्रायोफाइटा ही कहते हैं। वेस्कुलर्स मतलब जो कि नलियाँ जाती है ना पानी देने के लिए पौधों में, ठीक है, उसको ब्रायोफाइट है, यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, ठीक है। अब आते हैं 82 पे, मैच द फॉलोइंग आया है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा मैच करो, सही सुमेलित दिया हुआ है। तो पहली बात, सोडियम जो है पेशियों को संकुलन कराता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा BP होता है या BP हाई लो होने लगता है, तो वो सब चीज़ों से भी एक प्रभाव पड़ता है। तो हमें कहते हैं ना नमक खाओ, तो नमक खाओ, कम खाओ, ज़्यादा खाओ, उसमें हाई लो BP पे डिपेंड करता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन पहला सही है। पोटेशियम जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कराता है, ठीक है। कैल्शियम टिश्यू का ऑक्सीडेशन कराता है, गलत है। फॉस्फोरस ब्लड कोagulation कराता है, ये भी गलत है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ B हो जाएगा, 1 और 2 विल द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 83 वाले पे, और बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अतिशय पोषण, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टा के दुष्परिणाम है। मतलब धमनी में कोलेस्ट्रॉल, रक्त संबंधी विकार, मोटापा, मधुमेह, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो उसमें से सबके सब जो होते हैं दुष्परिणाम होते हैं किसके, एक्सेसिव न्यूट्रिशन के, ठीक है। कुछ भी एक्सेसिव में क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो कहते हैं ना ओबेसिटी हो गया, ब्लड डिसऑर्डर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। न्यूट्रिशन में इधर होने लगता है, तो कम होने लगता है, और हम जंक फूड ज़्यादा खाने लगते हैं तब की। अब आते हैं प्राणियों में श्वसन के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार करिएगा। मछली, झींगा, सीप इत्यादि जलीय प्राणी त्वचा एवं फुफ्फुस दोनों से श्वास लेते हैं। मेढक में श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं, मतलब फ्रॉग्स के पास किल होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए। तो
इसमें फ्रॉक्स के पास गिल्स नहीं होते हैं, फिश के पास गिल्स होते हैं, आपने सुना होगा। तो उनके पास फ्रॉग के बाद ब्रीथ करने के लिए स्किन और लंग्स दोनों होती हैं। वो देखने में दिखे नहीं कि लंग्स हो रहे हैं और स्किन हो रही है। तो सत्य पूछा है, नॉट तो 1 नॉट तो 2। एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश और ये सब ब्रीथ थ्रू द स्किन एंड लंग्स, बिल्कुल नहीं है। फिश का मैंने बोला ना गिल्स होते हैं, उनकी लाइन्स होती हैं, उसकी थ्रू वो लोग सांस लेते हैं। अब आते हैं अभिसारी लेंस की क्षमता घनत्व तो तथा अपसारी लेंस की जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। मतलब द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस जो होती है पॉजिटिव होती है, डाइवर्जिंग लेंस की वो नेगेटिव होती है। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन द डायोप्टर। तो डायोप्टर में मेजर करने के लिए ये तो आपको पता ही है। और फिर कन्वर्जिंग लेंस की पॉजिटिव होगी क्योंकि ये कन्वर्स करते हैं, और डाइवर्जिंग लेंस की होती है, इसीलिए लोगों के जो लेंस में लगते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, ठीक है, कि कितना है, ठीक है। तो ये सी दोनों सही हैं। कंसिडर द हॉपफील्ड नेटवर्क के बारे में। इट इज़ अ रिकरेंट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है। लुकिंग एट दिस करंट एप्लीकेशन, द नोबेल प्राइज जो मेडिसिन की मिली हुई है जॉइंटली अवॉर्डेड टू द जॉन हॉपफील्ड। तो इसकी वजह से जॉन हॉपफील्ड को मिला हुआ है। तो पहला वाला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये एक तरह का रिकरेंट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। लेकिन जो इनको मिला है, ये इनको नहीं मिला है नोबेल प्राइज़, ये मिला है अवॉर्डेड टू, जॉइंटली अवॉर्डेड टू, एक हैं वो, उनका नाम है जॉन हॉपफील्ड एंड जियोर्फी हिंटन, ठीक है। फिजिक्स में मिला है इनको अवार्ड हॉपफील्ड और ये करके जियोर्फी हिंटन। तो इसने बोला जॉइंटली अवॉर्डेड टू, जॉइंटली अवॉर्डेड 2 लोग होंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पेजर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पेजर है क्या? दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द GPS, रेडियो फ्रिक्वेंसी इज यूज इन दैम। तो देखो कोई भी बोले कि कोई चीज़ स्टेटमेंट यूज़ किया जा रहा है, हाँ, कि रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ की जाती है और उस बेसिक उसी पे काम करता है, लेकिन दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द GPS, ये गलत है। पेजर्स के पास कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी ही नहीं है, और GPS का क्या खाक करेगा? नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, नो इंटरनेट, तो वो हो जाएगा हमारे पास बी, ठीक है। अब बी हो जाएगा क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तो 2 विल राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीनोम संपादन, कीमोथेरेपी, विंड टर्बाइन, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग में कौन कौन से में प्रयोग लिए जाते हैं? तो हमें पता है सभी के सभी तीनों ही लिए जाएंगे, क्योंकि प्रयोग में कुछ भी आ सकता है। तो ये बहुत बड़ी वाइड चीज़ें क्वेश्चन पूछ लिया। वो मतलब वीनस ऑर्बिटर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह का अध्ययन करना है। यह भारत का पहला अंतर्ग्रह मिशन होगा। तो इसका सबसे स्टेटमेंट है कि पहला वाला ट्रू है और सेकंड वाला जो है स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये भारत का सबसे पहला अंतर्ग्रह, मतलब इंडिया के फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन नहीं होगा, ठीक है। सबसे बड़ा वोम का फुल फॉर्म में पता है, वीनस ऑर्बिटर मिशन, जो कि वीनस के स्टडी के लिए बनाया जा रहा है, चीज़ों को देखने के लिए इंपॉर्टेंट, कि भाई जैसे वीनस को क्या कहते हैं, अर्थ की एक बहन कहते हैं, तो उस चीज़ को देखने के लिए कितना ज़्यादा वो है। और ये मिशन लॉन्च किया जाएगा 2028 की अप्रॉक्स, ठीक है। अर्थ और वीनस जब क्लोजेस्ट होंगे तब जाके, ठीक है। और ये इंडिया का सेकंड इंटरप्लैनेटरी मिशन है, न कि फर्स्ट। तो ये जो बोल दिया है ना कि फर्स्ट है, नहीं सेकंड है, तो सिर्फ और सिर्फ 89 का हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फेज थेरेपी का संबंध किससे है? तो फेज थेरेपी जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो रोगाणु रोधी प्रतिशोध का समाधान है, सॉल्यूशन टू द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब आते हैं नेक्स्ट पे 91, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा से बना हाइड्रोजन होता है। यह भारी उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करती है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि ये जो हरित हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन में, वही जीरो कार्बन एमिशंस का नाम ही है जीरो ग्रीन हाइड्रोजन, तो उसी बेसिस पे किया गया है, ठीक है। अब राइजोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। राइजोसोम्स करते क्या हैं देख लेते हैं। इस बोल रहा है कि यह कोशिकाद्रय में उपस्थित झिल्लीदार दानेदार रचनाएं होती हैं। ये तरह का ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइजोसोम्स क्या करते हैं? वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसलिए उनको प्रोटीन फैक्ट्री कह सकते हैं। लेकिन जो ये बोल रहे हैं दानेदार होते हैं, नहीं, ये दानेदार नहीं होते, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। और देखो यूकैरियोटिक राइजोसोम्स क्या होते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म होता है यूकैरियोटिक सेल का, ऐसी चीज़ है। तो प्रो मीन्स क्या था? प्रो मीन्स न्यू में न्यूक्लियस नहीं होगा, तो वैसे याद किया था प्रो और यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में। तो हमारे पास 92 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो हो जाएगा 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। पित्त रस अग्नसाय द्वारा स्रावित होता है और बाइल जूस जो होती है पैनक्रियास सेक्रेट करती है। तो ये तो स्टेटमेंट जो पहला है वो फॉल्स करेगा, क्योंकि पैनक्रियास कभी भी बाइल जूस नहीं करती है, लीवर करता है। सेक्रेशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन सेक्रेटिन एंड कोलेसाइटोकिनिन, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है बिल्कुल। बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स। हाँ, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता भाई। तो
जो बाइल जूस होती है, पैनक्रियाटिक जूस इज सेक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज हो गया, पैनक्रियाज में बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक लिपेज, न्यूक्लियस लिपेज, सिक्रीशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। तो यही है, तो दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसने बोला कौन सा इनकरेक्ट है, तो ए इनकरेक्ट है, एक ही इनकरेक्ट है। चावल, स्वीट पोटैटो, मेज़, तो बायो फोर्टिफिकेशन के लिए कौन से इंक्लूड किए गए हैं, तो ये सारे के सारे किए गए हैं। निम्नलिखित पर विचार करिएगा। जेनेटिक टेस्टिंग कैन बी डन यूजिंग द सैंपल ऑफ द किस्म। जेनेटिक टेस्टिंग करने में तो वाइड है ना, तो सारे ही कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फार्मिंग ऑफ फ्लावर्स, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। तो देखो नॉर्मल जो होता है बोलता है फार्मिंग ऑफ द फ्लावर्स, तो फ्लोरिकल्चर ही कहा जाता है, और कल्टीवेशन ऑफ द वेजिटेबल जो है हॉर्टिकल्चर नहीं होता, और स्पेशल मेथड होता है हॉर्टिकल्चर, इसमें एग्रीकल्चर, फ्रूट्स, सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो सेकंड वाला जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। उसने बोला नॉट करेक्टली मैच। फ्रूट कल्टीवेशन को पोमोलॉजी कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एग्रोनॉमी कहते हैं। म्यूटेशन थियरी इज डेवलप बाय द वॉच प्रोफाउंडेड बाय, म्यूटेशन थियरी जो है ह्यूगो डी ब्रीज ने कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, कौन इंसेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वो स्पाइडर एक इंसेक्ट नहीं है, हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, बीड बग्स हैं, ये सारे के सारे इंसेक्ट्स हैं। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्टोरेज इज नॉट इन द स्टेम, कौन सा स्टेम नहीं है, तो स्वीट पोटैटो एक स्टेम नहीं होता है। तो शुगर केन जो होगा, पोटैटो होगा, जिंजर होगा, दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस स्टेम, दे आर नॉट ट्रू स्टेम, दैट मीन्स देयर स्टोरेज जो ऑर्गन है वो स्टेम है, और बाकी के जो होते हैं वो अलग है, ठीक है। तो इसलिए स्वीट पोटैटो नहीं है, शुगर केन ये सब भी नहीं है। अब आते हैं, एक असर्शन दिया है, रीजन दिया है। रूट सिस्टम ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर वेरी लॉन्ग, हायर सॉइल टेम्परेचर एनकरेजेस द रूट डेवलपमेंट, ठीक है। तो बहुत लॉन्ग होती है वो अलग बात है, तो पहला वाला सही है, लेकिन जो हायर सॉइल टेम्परेचर है रूट डेवलपमेंट नहीं कराता, तो हमारा जो रीज़न हो जाए वो गलत हो जाएगा। द रीजन ऑफ द रेडनेस इन द एप्पल, वो आती कहाँ से है, तो रेडनेस एप्पल में आती है एंथ्रोसाइनिन से आती है, और कैरोटीन कैरेट से आता है, कैरोटीन कैरेट से आता है, और लाइकोपीन जो होता है ये याद कर लीजिएगा, वो टोमेटो से आता है, तो टोमेटो से लाइकोपीन होता है। जेंथोफिल जो होता है वो टर्मरिक से आता है, और जेंथोफिल टर्मरिक से आता है। वेट्रिन पिगमेंट जो है बीट रूट में होता है, किस में होगा, बीट रूट में होगा, तो कैरोटीन कैरेट की वजह से हो गया, एंथ्रोमाइसिन जो हो गया, और लाइकोपीन टोमेटो की वजह से, वेट्रिन जो बीट रूट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन द सेक्स क्रोमोसोम्स, किस में नहीं होता है, तो ये लिजार्ड में नहीं होता है। मेनी रेप्टाइल्स, मेनी स्पीसीज ऑफ लिजार्ड्स डू नॉट हैव द सेक्स क्रोमोसोम्स इन द सेक्स डिटर्मिनेशन डज नॉट, मतलब उनका एक एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है वो डिफाइन करेगा कि उनकी सेक्स क्या होगा, मतलब जेंडर स्पेसिफिक वाला। 103 में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ द, तो बनता किससे है, दोनों से, प्रोटीन और लिपिड से, सॉरी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है लिपिड से बनता है और प्रोटीन से बनता है, कार्ब से नहीं बनता है। द एलिमेंट फाउंड इन द मैक्सिमम क्वांटिटी इन द ह्यूमन बॉडी, जो कौन सा एलिमेंट है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो ऑक्सीजन ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा। बहुत सारे देखो 65, हमें पता है ना कि 6 एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, तो 65% ऑफ वेट होती है ह्यूमन बॉडी की वो ऑक्सीजन होती है, तो समझो 65% वेट ऑक्सीजन की है, 18% कार्बन की है, 10% हाइड्रोजन की है, 3% नाइट्रोजन की है, सबसे कम फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में अबंडेंट होता है। 105 में हमारे मैच द फॉलोइंग करना है कि मैच करना है, तो ब्रेस्ट का जो बोन होता है स्टर्नन कहते हैं, ब्रेस्ट का जो बोन होता है स्टर्नन कहते हैं, तो सी का 2 में ए और डी आएगा। फिर आता है कॉलर का, क्लेवाइवा याद किया है, कॉलर बोन होता है क्लेविल से याद किया है, क्लेविल सी से कॉलर। ये नी नैप जो होता है पटेला कहते हैं, तो नी नैप पटेला, और सोल्जर ब्लेड बचा हुआ है स्कैपुला, तो हमारे पास 105 का ऑप्शन आ जाएगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है कि साइकस, सेड्रस और पीसिया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, किस ग्रुप के हैं, तो ये जाइम्नोस्पर्म्स हैं, ठीक है, तो ये तरह का जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, साइकस, सिड्रस और पीसिया। व्हाट इज़ द ईडीएनए मेथड प्राइमली यूज्ड फॉर द, क्या होता है, तो ये होता है हमारे मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल डीएनए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ईडीएनए होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंसर्निंग द स्टेम सेल्स, स्टेम सेल के लिए बारे में बात कर रहा है। दे कैन डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म द न्यू सेल्स, बिल्कुल ठीक है। एम्ब्रियोइक स्टेम सेल्स आर कॉल्ड multipotent, which means they can turn into the only certain cells in the body. Adult cell stems are pluripotent, which means they can turn into the any cell in the body. ये only certain cell, any cell, तो जो 2 और 3 है ना स्वैप कर दिया है,
मतलब स्वैप मतलब उल्टा कर दिया है, तो हमारे पास सिर्फ पहला ही सही है, करेक्ट होगा। एम्ब्रॉइक सेल का ये वाला होगा, एडल्ट सेल का जो होगा वो होगा, ठीक है। तो जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, जो स्टेम सेल्स होते हैं कौन से वाले, तो वो प्लूरीपोटेंट होते हैं, जो कि कोई भी बॉडी में वो बना सकते हैं। प्लूरीपोटेंट मतलब होते हैं कि कोई भी सेल बना सकते हैं, कोई भी, ठीक है। तो वो हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो सी हो जाएगा। और एम्ब्रॉइक स्टेम सेल्स होते हैं, दे आर प्लूरीपोटेंट, दे कैन डेवलप इनटू एनी सेल। तो उसने ही बोला कि स्वैप किया है, तो एम्ब्रॉइक वाले जो है प्लूरीपोटेंट है, मतलब समझो उल्टा कर दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज़। हाँ, द एक्मुलेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन आवर बॉडी कॉजेज द क्रैम्प्स। किसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं? तो हमें पता है लैक्टिक एसिड, जब हम दौड़े भागे रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं। द फेमोर बोन इज नोन एज फॉर बीइंग ऑफ बोन ऑफ द बॉडी। द फेमोर बोन होता है, ये पूछा गया है, और ये लॉन्गेस्ट बोन होता है, फेमोर बोन जो होता है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है। ये थाई बोन्स की बात हो रही है, टर्म एज अ रिफर्ड एज अ थाई बोन, ह्यूमन स्केलेटन वाली बात होती है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एंडोक्राइन। एंडोक्राइन कौन से होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, वो एंडोक्राइन होते हैं ग्लैंड। न्यूमोनियोसिस समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ विच एसोसिएटेड विद द, किसके साथ न्यूमोनियोसिस होता है? जो न्यूमोनिया होता है वो ब्लैक लंग डिसीज़ होती है। अब आइडेंटिफाई करना करेक्ट मैच। बाइल जूस होता है, एक तरह का प्रोटीन बोल रहा है। ट्रिप्सिन प्रोटीन होता है, ये सही है। सेलेवरा एमिलेज प्रोटीन, नो। पेप्सिन फैट, नो 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 नो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर। तो कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो देखना पड़ेगा। तो हंगटन डिसीज़ होती है, सिकल सेल एनीमिया बहुत फेमस है, थैलेसीमिया जो वही है, कलर ब्लाइंड, सारे के सारे जेनेटिक ही डिसऑर्डर्स होते हैं। एक तरह का ये जो हंगटन होता है ना, ये ब्रेन का डिसऑर्डर है, याद कर लीजिएगा, ब्रेन डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ऐसे पचके बन जाते हैं वो। थैलेसीमिया भी हमें पता ही है, वो एक तरह का इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जो कि हेमोग्लोबिन लेस हो जाती है तब होती है। कलर ब्लाइंडनेस पता ही है, ठीक है, कि कलर हमें पता नहीं चलता था कि ये कलर मिसिंग है, तो हमारे नहीं पता चल पाता ब्लैक कलर है, ब्लू है, क्या है, कुछ कलर की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंड्यूस इन द म्यूटेशंस। कौन सी म्यूटेशन इंड्यूस हो सकते हैं? सारे के सारे इंड्यूस कर सकते हैं म्यूटेशन को। Why do walls become shiny after 2-3 days of the white washing? तो क्या रीज़न होता है? क्योंकि एक ही चीज़ है, ड्यू टू द कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी वजह से और ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कौन से नहीं है? तो मेल्टिंग ऑफ द आइस, बिल्कुल। यहाँ पे कहाँ हीट का है कुछ, एक्सोथर्मिक मतलब हीट का इन्वॉल्वमेंट। 117 में देख लेते, 118 हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग। ऑक्सीडेशन क्या होता है? हाइड्रोजन इज लॉस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिडक्शन, हाइड्रोजन इज गेन ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये सी दोनों ही सही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बेसिक 9th क्लास की डेफिनेशन है वो। अब आते हैं विटामिन, एंजाइम्स और हार्मोन्स के मैच द फॉलोइंग देखते हैं। विटामिन क्या होती है? कैरोटीन यहाँ पे दिया हुआ है। एंजाइम्स यहाँ पे पेप्सिन है। हार्मोन्स हमें टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोटीन एक ही है, कैरोटीन, तो हमारे पास जो 19 का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंसीडर करना है फॉलोइंग। द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स लाइन और अ पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो हमारे पास पहला बिल्कुल सही है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं ये दोनों, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। इट इज़ अ बल्ब एट द वन एंड। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। आउटसाइड द बल्ब अ टिनी ग्लोइंग थ्रेड ऑफ द मरकरी कैन बी सीन। तो कौन से होते हैं? तो ये क्लिनिक तो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, इसीलिए इसी में ये चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया क्लिनिकल थर्मोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, EIA का क्या इम्पैक्ट आता है? तो हमें पता है कौन सा इम्पैक्ट आता है। तो ये ऑल ऑफ द मिटिगेशन, रिस्क असेसमेंट, सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस, सब कुछ देख लेता है आदमी। IPCC स्टैब्लिश किया गया था, किसने IPCC को स्टैब्लिश किया था? तो UNEP और WMO, याद कर लीजिएगा। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP दोनों मिलकर IPCC का पैनल स्टैब्लिश किए थे। ग्रीन पेज इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रीन पेज होती है, किस पे फोकस करती है? तो एनवायरमेंटल इशूज़ पे, तो बात ही है ग्रीन पीस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी। तो कौन सा नहीं है? तो न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है भाई, रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। इट इज़ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर द बेस रिप्रेजेंट। तो वो करता है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, बेस उनका ये होता है। द टर्म इकोटोन इज रेफर टू द, एक ट्रांजिशनल जोन होता है बिटवीन द टू इकोसिस्टम। मान लो ये पानी है और इधर जंगल आ गया, तो इनके बीच में जो इकोटोन आएगा यही होता है जोन, ट्रांजिशनल जोन होता है दो इकोसिस्टम में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है सबसे ईजी पूछ रहा है, 1972 में आया था, WPA। वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड। तो ये किया था, कार्बन क्रेडिट जो ओरिजिनेट हुआ था ये होता है क्योटो प्रोटोकॉल में, याद कर लीजिएगा। क्यों और कार्बन से याद कर लीजिएगा, बहुत पूछता है। विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। तो कौन सा स्टेट है
तो वाइट टाइगर मध्य प्रदेश। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। DU डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स में कौन सा है? तो हाई एनर्जी लेजर्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस, जो डायरेक्टेड है, दे आर कन्वेंशनल काइनेटिक एनर्जी। तो 131 का जो है सिर्फ और सिर्फ बी हो जाएगा करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बायोफिल्म्स। बायोफिल्म्स एक तरह की लेयर होती हैं, तो चलिए देख लेते हैं पहले क्या बोल रहा है। बायोफिल्म फॉर्मिंग अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, बिल्कुल। बायो मतलब नेचुरली फंगाई और प्रोटीन से बनती है। बायोफिल्म्स आर यूबिक्यूटस एंड दे फॉर्म एन ऑलमोस्ट ऑल सरफेस इमर्ज इन द नेचुरल एक्वाटिक्स एनवायरनमेंट, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। बोल रहा है फॉल्स कौन सा है? तो नीदर 1 नीदर 2, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमीशन ऑफ द साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बोल रहा है। इट हैज़ अ फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री जो है ये गलत दे दिया है, मिनिस्ट्री इसमें नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला जो मिनिस्ट्री है वो गलत दिया हुआ है, तो हमारा कट हो जाएगा। फिर सेकंड बोल रहा है कि जो क्लॉज है वो स्टेटमेंट सही है, तो वो पहला वाला भी सही है। तो ये हायर एजुकेशन के मिनिस्ट्री में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी मत मार दीजिएगा। तो हमारे 2 और 3 आंसर सही हो जाएंगे। द फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड वायरल टेस्ट, जो वायरल टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, वो किस बेसिस पे था? टाइफाइड का जो है वायरल टेस्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस अ PPP+ प्रोग्राम मॉडल किया गया है, तो किस लिए किया गया और क्या था? इसका एम है डायबिटिक की जो केयर और एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से इंडिया कंबाइन कर सकता है कि भाई इस कोलैबोरेशन में काम करे, बिल्कुल। और डायबिटिक जो कैपिटल वर्ल्ड का हमारे दिया गया ना नाम, वो हट जाए। अब आते हैं नैनो बबल के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड है? तो ऐसी जो चीज़ें पूछता है ना, वाटर ट्रीटमेंट, फूड प्रोसेसिंग, ग्रोथ ऑफ फिश और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, सब पॉसिबल है इससे। नैनो टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ है तो नहीं कि टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं होता, वो तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द वियाटीना 19, इट हैज़ रिसीव द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है मोस्ट एक्सपेंसिव काऊ एवर सोल्ड। दिस काऊ बिलोंग्स टू द नेल्लोर ग्रिड, तो नेल्लोर ग्रिड से ये पाया गया है, तो ये स्टेटमेंट जो होएगा दोनों के दोनों करेक्ट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू द गोल्डन राइस, ठीक है। बेटा कैरोटीन इसमें आती है, प्रोड्यूस बाय द ट्रांसफरिंग जीन्स फ्रॉम द बैक्टीरिया टू द राइस, बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्लाइंग फॉक्स के बारे में बोल रहा है, तो फ्लाइंग फॉक्स के बारे में देखते हैं। दिस बैट आर द फ्रूगीवोरस होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉलिनेटर्स और सीड डिस्पोजल में करते हैं। कंसिडर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द निपाह वायरस, बिल्कुल तीनों के तीनों जो है निपाह वायरस के लिए एक बार न्यूज़ में भी था, इसकी वजह से फेमस है। कंसिडर द फॉलोइंग साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में। इट इज़ अ पार्ट इन द वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। कुंती पूजा जो रिवर होती है वो फ्लो करती है, इसी रिवर से फ्लो करती है कुंती पूजा, ठीक है। द पार्क इज़ मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया इन द एंडेंजर्ड नीलगिरी तहर, बिल्कुल नहीं, तो हमारे पास 1 और 2 आंसर हो जाएंगे। जो नीलगिरी तहर है, इराकुलम जो डिस्ट्रिक्ट होती है ना, इराकुलम नेशनल पार्क, सॉरी इराविकुलम, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे नीलगिरी तहर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो 140 हो गया। अब आते हैं 141 में, तो लेमुरा एलिफेंट, सोनीतपुर, बड़ाखोल जो है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो उसमें 2 सेकेंड वाला ही बस जो है नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, सेकेंड सोनीतपुर, ठीक है। और आसाम में है सोनीतपुर, छत्तीसगढ़ में बड़ाकोला है, छत्तीसगढ़ में है, नागालैंड में ईटाटंकी, ठीक है। इतनी नौटंकी मत किया करो, ईटाटंकी। तो एलिफेंटा और ये दोनों के दोनों वहाँ पे हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये दिया हुआ है लेमुरू करके जो है छत्तीसगढ़ में दोनों हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड विद रेफरेंस टू द रिवाइव आवर ओशियन इनिशिएटिव दिया गया है, तो ये कोई नहीं किया है। रिवाइव ऑफ द ओशियन जो है वो मैरीटाइम प्रोटेक्टेड एरियाज़ किए हैं, MPAs कर रहे हैं, आसपास के लोगों को भी वो कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब आते हैं 43 में, इट इज सेक्रेटेड इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन की बात हो रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड में करती है, जिससे हाइट बढ़ती है। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन चाइल्ड कॉजेज द गैस्ट्रिक डिसीज, तो ज़्यादा ये रिलीज होता है तो वो गैस्ट्रिक डिसीज हो जाता है, और जिसका रिलीज नहीं होता हाइट नहीं बढ़ती है। 144 आते हैं, क्या बोल रहा है कि विच आर द सोर्सेज ऑफ सैचुरेटेड फैट, तो 1 और 3, मतलब 1 और 3 हो जाएगा सैचुरेटेड। और नॉर्मली वॉलनट जो होते हैं अच्छे वाले होते हैं, तो 1 और 3 इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। 144 का जो है C। सैचुरेटेड फैट्स में देखो, सैचुरेटेड फैट्स में क्या क्या आते हैं याद कर लेना। मिल्क भी आता है, याद रखना, भले ही वो हेल्दी हो। बटर आता है, मिल्क आता है, बटर आता है, चीज़ आता है, और मार्गरीन होता है, कोकोनट ऑयल होता है, सारे पीनट्स फट, सारे फ्राइड फूड्स तो आते ही आते हैं। अनसैचुरेटेड में वॉलनट्स और ये सब चीज़ें आते हैं। 145 देख लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेफरेंस टू द ग्लूटामीन।
ग्लूटामीन में क्या है? तो ये ग्लूटामीन में सारे के सारे अमीनो एसिड्स हैं, प्ले किया है इंपॉर्टेंट रोल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। 146 इन द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इन डायरेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल इन्वेसिव स्पीसीज। तो पीसीआर जो है किस में शामिल किया था? सब में। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पेरिटोनियल, जो पेरिटोनियल चीज़ें हैं वो डायलिसिस के बारे में बोला। अंडर दिस द ब्लड इज फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ द मशीन दैट एक्ट लाइक अ आर्टिफिशियल किडनी एंड इट इज़ रीसर्कुलेटेड बैक इनटू द बॉडी, रिसर्कुलेट भी कर देते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द वाटर डायलिसिस। तो ये 47 का हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर किए कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है एक तरह की प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम कराएगी और इसके तहत जो वाटर डायलिसिस है वो प्रोजेक्ट पे काम करवा रही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 148 युगांडा डिक्लेरेशन 2024 रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस। तो ये किया गया है मलेरिया की वजह से, ठीक है। तो युगांडा डिक्लेरेशन रिलेटेड है मलेरिया डेथ हो रही है। अफ्रीका की जो 11 कंट्रीज़ हैं उसमें से बहुत ज़्यादा महामारी फैली है। 149 देख लेते हैं। मेकिंग जैगरी फ्रॉम शुगर केन, एग्रो टूरिज्म की बुकिंग की बी कीपिंग, दीज आर द सेकेंडरी। कौन से सेकेंडरी होते हैं? तो हमारे पास सारे के सारे सेकेंडरी ही हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज करेक्टली मैच सेक्रेड ग्रोव लोकल नेम। तो सेक्रेड ग्रोव है और लोकल नेम दे दिया हुआ है। तो सबसे पहले गुम्पा फॉरेस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है जो गुम्पा फॉरेस्ट, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। देवराकाडू जो है कर्नाटका में है, ठीक है। सरना जो है झारखंड में है। तो हमारे पास 150 का हो जाएगा बी, 2 in 3 विल राइट आंसर। तो अब हो गया हमारा टेस्ट खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।